हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो वो आप लोग को ये ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छा आपका सपोर्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भूगोल। भूगोल आप इसे देखेंगे, ये भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी, और कहा जाता है ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। यह जियो प्लस ग्राफोस तो कहा जाता है, यह ज्योग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक देश था, और ग्रीक देश के एक विद्वान आदमी थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। फिर से देखें, एक देश है जिस ग्रीक और यहीं के रहने वाले थे इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि ग्रीक देश के रहने वाले थे, और उन्होंने ही सबसे पहले यह शब्द दिया ज्योग्राफी, जो कि यह शब्द ज्योग्राफी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस, जिसका मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। यानी कि यह दो शब्द के मिलने से बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि इसीलिए इसको इंग्लिश में कहा गया ज्योग्राफी। और आपके मन में आता होगा कि हिंदी में तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल यानी कि पृथ्वी जो है अपनी गोल है, और पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा भूगोल। तब बात करेंगे कि यह भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस, और इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो यह वर्ड जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया। अब कहा जाता है आगे चलकर हेकेटियस, ध्यान रखेंगे, हेकेटियस एक वैज्ञानिक है, हिकेटियस। तो इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है जस प्रियोडस। ध्यान रखें, हिकेटियस नाम के यह एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक बुक लिखा जस प्रियोडस। इस बुक का भी मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। इस बुक का जस प्रियोडस का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। तो इसी बुक में यह हिकेटियस नाम के वैज्ञानिक ने भौगोलिक तत्व, भौगोलिक तत्व की चर्चा इन्होंने किया। भौगोलिक का मतलब होता है हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं उसके उस समय वहाँ पर जो भी चीज़ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक तत्व। तो आप यहाँ देखेंगे भौगोलिक तत्व में कि हमारे जो धरती के अंदर, धरती के ऊपर जो भी चीज़ प्राप्त होता है, इसके अलावा धरती के जो वायुमंडल है उन सभी के बारे में इन्होंने इस बुक में जस प्रियोडस में इन्होंने इंक्लूड किया, जोड़ा। और कहा जाता है ये जो वैज्ञानिक है हेकेटियस, यह यूनान देश के रहने वाले हैं। फिर से याद रखेंगे, यह कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान देश के। अब इस बुक को यानी कि ज्योग्राफी को अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। ध्यान रखेंगे, इसको कब मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में तो इसको मान्यता मिली, और आगे चलकर 20वीं शताब्दी में एक बात आई, 20वीं शताब्दी में यह बात आई कि यह भूगोल जो है वो मनुष्य और पर्यावरण के बीच में इसका संबंध है। तो इस तरह से 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के बीच में भूगोल का संबंध बताया गया कि मनुष्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है और पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों के मिलने से क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में
इसको एक सब्जेक्ट का रूप में लाया गया और 20वीं शताब्दी में इसमें यह बात कहा गया कि इस भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित की गई। अब बात करते हैं आगे चलकर, जब इस पर चर्चाएं हुई, बहस हुई, तो इसमें दो बातें आई, एक संभववाद और एक निश्चयवाद। फिर से समझेंगे। आगे चलकर जब वैज्ञानिकों ने इस पर और डिटेल जानकारी हासिल की तो इन्होंने यह बताने की कोशिश की कि क्या हम लोग अपने पर्यावरण में चेंजिंग कर सकते हैं। इस पर दो तरह का ग्रुप बना, कुछ ग्रुप ने कहा हाँ और कुछ ने कहा न। तो इस तरह से इस ज्योग्राफी को आगे चलकर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक कहा गया संभववाद और एक कहा गया निश्चयवाद। तो संभववाद का मतलब है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में, यानी कि वो जहाँ रह रहे हैं, अपने अनुकूल उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और कहा गया है कि प्रकृति द्वारा जो दी गई चीज़ें हैं, यानी कि इसमें प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार वो अपने जीवन में उपयोग कर सकता है। तो यानी कि यस, अपने वह चेंज कर सकता है। तो इसके समर्थक दो आदमी थे, दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम है वाइडल डी ला ब्लास और दूसरा वैज्ञानिक है फैब्रे। तो यह दो वैज्ञानिक जो थे, उनका यह कहनाम था कि ये जो हम अपने जहां हम लोग रहते हैं वहां पर हम लोग अपने इच्छा अनुसार चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी द्वारा या पर्यावरण में जो भी चीज़ है प्रकृति प्रदत्त, उस सभी में हम लोग अपने अनुकूल उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलकर एक और बात आता है निश्चयवाद। अब निश्चयवाद में जो वैज्ञानिक है उनका कहनाम है कि नहीं, हम लोग मनुष्य को यह क्षमता नहीं है कि वो अपने जहाँ वो रह रहा है उसमें वो चेंजिंग कर सकता है, बल्कि यह प्राकृतिक जो है वो हम लोग को अपने अनुसार वो चलाती है, वो चाहे तो जब भी चेंज कर सकती है। तो इसके जो समर्थक थे लगभग 4 आदमी थे। एक का नाम है रीटर, दूसरे हैं रैटजेल, इसके अलावा एलन सैम्पुल और चौथा हटिंगटन। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि निश्चयवाद में यह कहा गया कि मनुष्य जो है अपने जो वहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, उसमें वो चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें यहाँ कह सकते हैं नो चेंज, नो चेंज, यह निश्चयवाद के तहत। और ये नो चेंज के समर्थक कौन है? तो रीटर, रैटजेल, एलन सैम्पुल और हटिंगटन। और चेंजिंग में कौन है? वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे। अब आपने यह देखा कि भूगोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि भूगोल की परिभाषा। तो परिभाषा जो है अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने ढंग से परिभाषा देने की कोशिश की, डिफिनीशन देने की कोशिश की कि भूगोल कहते किसे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषा। जैसे एक है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो यह क्या कहते हैं सुनिए। यह कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, यानी कि यह कहते हैं लोगों को विश्व का मतलब 7 गो महादेश, उसके अलावा आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड का मतलब है कि आसमान में जो हम लोग देखते हैं सूरज, चांद, तारा इत्यादि। उसके बाद स्थल, महासागर। स्थल तो आप देख सकते हैं ये जमीन, महासागर आप समझ सकते हैं। महासागर का मतलब है 5, ये जो 4 गो महासागर है जनरली तो 4 ही है मुख्य तरह से, जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहने की कोशिश की कि जीव जंतु, वनस्पति, जीव जंतु ये तो आप समझ रहे हैं, वनस्पति, पेड़ पौधा। इसके अलावा इन्होंने कहा फलों,
फलों। इसके अलावा यहाँ इसमें भूधरातल के क्षेत्रों में भूधरातल भूधरातल का मतलब है कि जमीन के ऊपर आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है उन सभी के बारे में प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि धरती पर आप जो भी चीज़ देखते हैं उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही कहलाता है भूगोल। यह बात किसने कहा? तो एस्ट्रेबो ने। फिर से समझ लीजिए, एस्ट्रेबो जी कहना चाहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों और भूधरातल पर देखी जाने वाली जो भी चीज है उन सभी के ज्ञान को प्राप्त करना ही भूगोल कहलाता है। उसके बाद दूसरा है क्लैडियस और टॉलमी। यह दो और वैज्ञानिक है, एक का नाम है क्लैडियस और दूसरा वैज्ञानिक है टॉलमी। यह दोनों वैज्ञानिक अपनी अपनी बातें कहते हैं। इनका कहना है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, यानी कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यहाँ उन्होंने स्वर्ग एक वर्ड जोड़ा है। स्वर्ग का क्या मतलब है कि वैसा जगह जहाँ पर इंसान की हर चीज, जो भी जरूरत का चीज है वो हर चीज वो वहाँ पर हो, वैसा जगह। तो इन्होंने सिंपल सा भाषा बोला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, ये मरेगा तो नरक में जाएगा। तो स्वर्ग का क्या मतलब? आपको पूरी सुख शांति मिलेगी जहाँ पर आपकी जो भी चीज़ है आपकी यूज का हर चीज़ आपको मिलेगा, कोई भी। तो वही उन्होंने ये दोनों कहना चाह रहे हैं, क्लैडियस और टॉलमी साहब, कि पृथ्वी एक स्वर्ग के रूप में है जहाँ पर इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ को भगवान ने दे रखा है। उसके बाद है नेक्स्ट है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर यह साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए, यानी कि इन्होंने पृथ्वी को ग्रह कहा और इन्होंने कहा कि पृथ्वी को ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतः संबंध, यानी कि इन्होंने तीन बातें कही। एक तो समस्त लक्षण, दूसरा घटनाओं और तीसरा अंतः संबंध। यह तीन बातें यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। अंतः संबंध का अध्ययन करना, का अध्ययन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लक्षण। लक्षण आप समझ सकते हैं कि चलिए पृथ्वी पर कहीं पर देख लीजिए, कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है एक ही समय में। इसके अलावा कहीं रेगिस्तान है तो कहीं घाटी है, कहीं पर पानी ही पानी है तो कहीं सुखाड़ पड़ा हुआ है। तो यह दूसरा घटनाओं, घटनाओं का मतलब है कहीं ज्वालामुखी फटना, कहीं भूकंप आना, कहीं बाढ़ आना, कहीं सुखाड़ आना इत्यादि। इसके अलावा अंतः संबंध, पृथ्वी के अंदर, अंतः पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, सोना चांदी हो या धातु हो, अधातु हो, ये सभी के बीच में संबंध को जिस किताब में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहा गया आपको भूगोल। यह बात कार्ल रिटर साहब का यह परिभाषा है। उसके बाद है आर्थर होम्स। नेक्स्ट है आर्थर होम्स। यह वैज्ञानिक कहना चाह रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। एकदम सिंपल भाषा में इन्होंने कहा कि मानव का रहने वाला स्थान, रहने वाला स्थान। तो आप ही सोच के देखिए कितनी सिंपल भाषा में इन्होंने कहा, भूगोल का परिभाषा दिया कि वैसा जगह जो वैसा, भूगोल में उन्होंने यही कहा कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर मानव का रहने का स्थान हो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भूगोल कहते हैं। तो आप ही सोच लीजिए, अगर आपको भगवान एक मौका दे कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप कहेंगे कि हाँ मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं। मतलब दुख वाली बात आप नहीं कहेंगे, सुख वाली बात बोलेंगे। तो ठीक वही उन्होंने कहना चाहा, आर्थर होम्स साहब कहना चाह रहे हैं
कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, ऐसा जगह है जो इंसान की सारी ज़रूरत की चीज़ें जो यहाँ उपलब्ध है। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी ने अपना अपना तरीका से मतलब परिभाषा दिया, जैसे स्ट्रेबो, क्लैडियस और टॉलमी, तीसरा कार्ल रिटर और चौथा ऑथर होम्स। तो ये हम लोगों ने देखा परिभाषा। अब यह देखते हैं कि आगे चलकर भूगोल को कुछ और बातें जो कौन कौन हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि भूगोल में तरह तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सिर्फ यह नहीं कि हम लोग इसमें सिर्फ पेड़ पौधा, सागर महासागर की ही चर्चा करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ याद करने वाला चीज़ है जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चलिए एक लाइन से देखते हैं। सबसे पहला है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस। दूसरा है वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। यहाँ देख लीजिए, दोनों अलग अलग मीनिंग है कि भूगोल का जनक हेकेटियस, यानी कि इन्होंने जो जस पीरियडस, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन, और उस बुक में इन्होंने भौगोलिक तत्वों का जो समावेश किया, उस किताब में पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो भी चीज़ है उसके बारे में उन्होंने लिखा, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। लेकिन आज के डेट में जो भूकंप आती है, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान जो भी आती है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन उन्होंने किया कि तो इसीलिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। तो दोनों में अलग अलग बातें हैं। जैसे पहले ज़माना में अगर भूकंप आती थी तो आदमी को लगता था कि भगवान गुस्सा आ गए हैं, क्योंकि पहले अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन आज के ज़माना में हम लोग जान गए हैं कि आखिर भूकंप क्यों आती है, बाढ़ क्यों आती है, ज्वालामुखी क्यों फटता है, सुखाड़ क्यों पड़ता है। तो इसका कारण हम लोग जान चुके हैं। तो उसी के बारे में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कहा। तो आप कह सकते हैं मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। सीधे पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो हेकेटियस को। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यवस्थित, व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो यह है इरेटोस्थनीज। तो आप यहाँ देख सकते हैं, व्यवस्थित का मतलब है इसको तरीका से सजाना, कि पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। तो इस तरह से इन्होंने सजाने का काम किया। और आप यह भी जानते हैं कि इरेटोस्थनीज ही पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये ज्योग्राफी शब्द का उच्चारण किया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं, व्यवस्थित ढंग से। जैसे आप देखते हैं, आप ही के घर में आपके पापा मम्मी भी कहते हैं कि बाबू तरीका से रखो, जो चीज़ जहाँ से उठाते हो वहीं पर उसको रखो। उस तरह से घर भी बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा रखता है। नहीं तो आप लोग जहाँ तहाँ यूं ही सामान बिखेर देते हैं, बिक देते हैं, तो आप देखिए कि वो ढंग से नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से जब भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, तो इसी के बारे में इन्होंने कोशिश की है इरेटोस्थनीज ने। इसीलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया। अब आता है, यह भूगोल को भौतिक भूगोल में, सांस्कृतिक भूगोल में भी बांटा गया है। तो आगे चल के देखिए, भूगोल में एक है आपको भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में फिजिकल ज्योग्राफी, आप लोग पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो यह भौतिक भूगोल का फादर जो कहा जाता है पोलिडोनियम को, पोलिडोनियम। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है? पोलिडोनियम। और आप लोग यह और डिटेल पढ़ेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में ही हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये मेनली 3 गो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और कुछ पर्यावरण। तो ये आता है आपको भौतिक भूगोल में, जिसके
फादर कहा गया पोलिडोनियम साहब को। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, इसमें एक तरह का आप इसे मानव भूगोल भी कह सकते हैं। मतलब यह इंसान से संबंधित है कि वो अपने लाइफ में मतलब क्या खाता है, कैसे रहता है, वो अपने पर्व त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक भूगोल में। तो इसके फादर कहा गया कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। तो आप ध्यान रखेंगे तो भौतिक भूगोल अलग हो गया जिसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल जो कि मानव से संबंधित उनके भोजन, वस्त्र, उनका घर, उनका रहन सहन, इसके अलावा उनके जो सभ्यता संस्कृति है, पर्व त्यौहार है, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक भूगोल में। तो इसके फादर कहा गया है कार्ल ओ सावर को। नेक्स्ट है गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल, यह जो गणितीय भूगोल है, जैसे पृथ्वी तो एक ही है लेकिन इसी पर अमेरिका भी है, इंडिया भी है, चीन भी है, बहुत सारे देश हैं। तो आखिर कहीं पर इसी समय कहीं पर दिन हो रहा होगा तो इसी वक्त कहीं पर सुबह हो रहा होगा, कहीं पर शाम हो रहा होगा, कहीं पर दोपहर हो रहा होगा। तो ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो इस तरह से कोई फार्मूला गणित सेट करके आप पढ़ेंगे आगे, देशांतर है, अंशांश है, तो उस तरह से हम लोग सेट करते हैं कि एक ही समय पर कहीं सूरज अगर उग रहा है तो कहीं पर उसी समय डूब भी रहा होगा, उसी समय कहीं सुबह हो रहा होगा तो कहीं दोपहर होगा, तो कहीं रात होगा तो कहीं शाम होगा। तो ये जो हम लोग तरीका निकालते हैं गणितीय ढंग से, तो इसको हम लोग कहते हैं, या इसके बारे में थेल्स और एनेक्सीमेंडर इन्होंने बतलाया। थेल्स और एक दूसरा है एनेक्सीमेंडर। यह दो वैज्ञानिक ने कोशिश की यह गणितीय भूगोल। जैसे आप देखते हैं कि आखिर किसी भी तरह के हम लोग कैसे पता कर लेते हैं कि कौन देश कहाँ है, कौन शहर कहाँ है, यही ढंग से। अब नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब यानी कि वर्ल्ड का नक्शा। वर्ल्ड का नक्शा सबसे पहले किसने बनाने की कोशिश की है? तो उनका नाम है आपका एनेक्सीमेंडर। ये देख लीजिए एनेक्सीमेंडर साहब यहाँ है, वर्ल्ड का नक्शा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मैप। यानी कि पूरे विश्व का 7 महादेश का पहली बार नक्शा बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो एनेक्सीमेंडर साहब का। और दूसरा है ग्लोब। आप देखेंगे कि यह ग्लोब, मान लीजिए इस तरह से यह ग्लोब है, या तो यह ग्लोब सबसे पहले वर्ल्ड में किसने बनाया था? विश्व में पहला वो कौन आदमी जिन्होंने ग्लोब बनाया था? ऐसी ग्लोब पर 7 महादेश, 4 महासागर, ये सब का उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो उनका नाम है मार्टिन बेहम। ध्यान रखेंगे, मार्टिन बेहम। तो मार्टिन बेहम साहब जो है सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने ग्लोब बनाया था, और एनेक्सीमेंडर सबसे पहला व्यक्ति है जिन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया था। उसके बाद एक लास्ट है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। विश्वकोश का क्या, एक तरह का डिक्शनरी। तो भूगोल में जो भी वर्ड है उस वर्ड के बारे में जो जैसे आप पढ़ेंगे अप्रदन, यह प्रदन क्या होता है, उसी तरह का बहुत सारा आपको वर्ड मिलेगा। तो उस वर्ड का एक डिक्शनरी तैयार किया गया, तो वो स्ट्राबो के द्वारा। ध्यान रखेंगे किन के द्वारा? तो यहाँ ध्यान रख दीजिएगा, स्ट्राबो। तीनों आप कह सकते हैं डिक्शनरी। तो स्ट्राबो साहब ने डिक्शनरी का शुरुआत किया। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि भूगोल का जनक हेकेटियस को, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट साहब को, इसके अलावा व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, भौतिक भूगोल पोलिडोनियम साहब को, सांस्कृतिक भूगोल कार्ल ओ सावर जी को, गणितीय भूगोल थेल्स और एनेक्सीमेंडर साहब को, इसके अलावा वर्ल्ड का नक्शा सबसे पहले बनाए एनेक्सीमेंडर, और ग्लोब का नक्शा सबसे पहले बनाए मार्टिन बेहम। इसके अलावा डिक्शनरी, ज्योग्राफी में जो वर्ड आते हैं उन सभी वर्ड के लिए एक डिक्शनरी बना, वो बनाए आपको स्ट्राबो साहब ने। तो इस तरह से आपने भूगोल का थोड़ा सा आज हम लोग यह देखें, इंट्रोडक्शन क्लास है ये भूगोल का,
कि भूगोल की शुरुआत कैसे होती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय।